नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आज दिन शेरो शायरी का है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों एक दूसरे को शेर सुनाकर अपना दर्द बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात लगभग तय है कि दोनों के बीच तलाक निश्चित है, लेकिन कौन क्या कह रहा है? हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। शायद जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार एक दूसरे को यही कहना चाहते हैं। रिश्तों में तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बयान जो है अब वो मर्यादा को भी पार करने लगे हैं। नीतीश कुमार को हर दुआ अब जहर नजर आती है भारतीय जनता पार्टी की, उसी भारतीय जनता पार्टी की जिसने 17 साल तक जनता दल यूनाइटेड को अपने कंधों पर उठा के रखा। यही बात नीतीश कुमार बीजेपी के लिए कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी और समता पार्टी का जब 17 साल पहले अलायंस हुआ था तो दोनों पार्टी की क्या स्थिति थी, दोनों ही पार्टी के नेता बहुत बेहतर जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, नरेंद्र मोदी का भूत आखिरकार क्यों जनता दल यूनाइटेड को डराने लगा है? तमाम मुद्दों की बात होगी। क्यों लगता है जहर नीतीश कुमार को, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है आज का अपडेट। जेडीयू बीजेपी की दोस्ती अजब थी और अब दोनों की दुश्मनी भी गजब ढा रही है। दोनों पार्टियों में नेताओं के दो खेमे हैं। एक खेमा गठबंधन जारी रखने की उम्मीद जगाता है तो दूसरा खेमा उम्मीदों को उस दरार में दफन कर देता है जो नरेंद्र मोदी के नाम पर दोनों पार्टियों के बीच पैदा हुई है। अभी कहा जा रहा है कि भाजपा अपनी स्थिति को स्पष्ट करे। भाजपा नरेंद्र मोदी को अगर विड्रॉ नहीं करती है तो ऐसी हालत में आपके कोalition जो है वो कितने घंटे के हैं? देखिए, जो आप पूछ रहे हैं अभी, हमने अपने जो राष्ट्रीय अधिवेशन में, नेशनल काउंसिल में, नेशनल एग्जीक्यूटिव में जो बात कहा था, वो हमारे सिद्धांतों के आधार पर, हमारी जो विचारधारा है उसके आधार पर हम लोगों ने इन बातों को कहा था और उन बातों पर आज भी कायम है। आज लोग भी जानना चाहते हैं आखिर क्या कारण हुआ। आज नरेंद्र मोदी के इशू को उठा रहे हैं। 11 साल के बाद आप नरेंद्र मोदी, आप कह रहे हैं कि 1 साल पहले मैंने कह दिया। 1 साल पहले क्या कह दिया? 2003 में क्यों नहीं कह दिए? नीतीश कुमार अपनी जुबान से नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लेते, उन्हें मोदी के नाम से परहेज है, इसलिए वो बीजेपी की नीयत पर शक जताने के लिए भी शायराना हो जाते हैं। लेकिन अब जो हालात हैं वो कठिन है और इस कठिन हालात से में क्या करना है इसके बारे में तो अब फैसला करना। दुआ देते हैं जीने की, दुआ देते हैं जीने की, दवा करते हैं मरने की। दुश्वारी का सबब यही। नीतीश को लग रहा है कि बीजेपी उन्हें मोदी नाम का विष पिलाना चाहती है, इसलिए उन्होंने बीजेपी को 15 जून तक का अल्टीमेटम दे रखा है। अब बीजेपी कहीं खुद को शहीद के तौर पर ना पेश कर दे, इसलिए जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव अल्टीमेटम की बात से ही इनकार कर रहे हैं। जी ने फोन किया था और उन्होंने हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री शरद यादव जी को भी फोन किया था और उन्होंने कुछ बातें हम लोगों को कही है। हम लोग अपनी चर्चा बातचीत करेंगे तो इन सब चीजों पर संज्ञान लेंगे। बिल्कुल गलत और निरर्थक खबर है। ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। अभी तो बातचीत आपस में चल रही है। शरद यादव दिल्ली की राजनीति देख रहे हैं और बिहार में जमीनी सच्चाई ये है कि गठबंधन बचा ही नहीं है। बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने दफ्तर जाना बंद कर दिया है। बिहार बीजेपी के नेता तो अब जेडीयू को घर में ही घेरने की रणनीति भी बना चुके हैं। हम लोग 2 फेज में विधानसभाओं का सम्मेलन करेंगे और कोई आज तय किया ऐसा नहीं, पहले से हम लोगों ने तय किया था कि जहां हम नहीं लड़े हैं वहां 29 जून से 2 जुलाई के बीच में करेंगे और फिर जहां हम चुनाव लड़े थे वहां भी 1 महीने के बाद करेंगे। इस स्थिति में जब समर्थन वापस नहीं लिया है, जब मुख्यमंत्री ने फेर बदल करने की घोषणा नहीं किया है, न राज्यपाल को पत्र लिखा है, तो उस समय मंत्रियों का नहीं जाना हमको लगता है कि नैतिक दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है और यदि संवैधानिक दृष्टि से भी यदि कहिएगा तो ठीक नहीं है। नीतीश कुमार और जेडीयू के नेता बार बार कह रहे हैं कि उन्हें किसी व्यक्ति से दिक्कत नहीं है, सवाल विचारधारा का है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है
कि बीजेपी ने अभी तक मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाया है, तो फिर 17 साल से बीजेपी के साथ रहे नीतीश कुमार को अचानक बीजेपी की विचारधारा में कौन सी खोट दिख रही है? He was made the प्रचार प्रमुख. We have no problem. But leader after leader came on the stage saying that he is not only प्रचार प्रमुख. Tomorrow he is going to be the Prime Minister of the country. Of course, he did not announce it publicly and officially, but the winds from Panaji, it is very clear. जेडीयू के तेवर से साफ हो चुका है कि वो अब बीजेपी से दोस्ती तोड़ चुकी है, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। बीजेपी भी जेडीयू को मनाने के मूड में नहीं दिख रही, क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है नरेंद्र मोदी, जिनके बिना 2014 के चुनाव में बीजेपी की नैया पार होने की उम्मीद नहीं है। यही वजह है कि मोदी को बिहार बुलाकर हुंकार भरने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है। तैयारी तो मोदी को यूपी से चुनाव लड़ाने की भी है। आज देश में शायद मेरी बात से कोई सहमत होगा कि नहीं, आप होंगे कि नहीं, नरेंद्र मोदी कहीं से भी लड़ेंगे तो वो सांसद बनेंगे। नीतीश कुमार पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी को बिहार में दाखिल होने से रोकते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने मोदी को अपने इलाके से दूर रखने के लिए ही बीजेपी पर इतना दबाव डाला कि गठबंधन टूटने की नौबत आ गई। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि गठबंधन से दूर होने के बाद मोदी को बिहार से कैसे दूर रखेंगे नीतीश। ये उनका आखिरी दांव है या जेडीयू के तरकश में कुछ और तीर अभी बाकी है। पटना में विनायक के साथ शिशिर चौबे और दिल्ली में अजीत श्रीवास्तव के साथ यतेंद्र। दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो जनता दल यूनाइटेड का तीर तो निकल चुका है, लेकिन लगेगा कहां जाकर? मोदी पर जाकर लगेगा, बीजेपी पर लगेगा या एनडीए की संभावनाओं पर लगेगा? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तमाम खास मेहमान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश जी हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ बीजेपी से है सुधांशु मित्तल जी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के ग्रुप एडिटर प्रभु चावला जी हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी और जनता दल यूनाइटेड से राजीव रंजन साहब। संजय शुक्ला हमारे साथ मौजूद है जो एक कांग्रेस के वर्कर के तौर पर अपनी बात रखेंगे, सचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस की, कि क्या मोदी के आने से कांग्रेस के पर्सपेक्टिव में ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं के स्तर पर कोई फर्क पड़ेगा या फिर नहीं। लेकिन पहला सवाल मोहन प्रकाश जी आपसे, बड़ा सीधा सवाल, नीतीश कुमार को अब बीजेपी की दवा जहर क्यों लगने लग गई? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी का स्टैंड पहले से है और उन्होंने एक धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा भी हिंदुस्तान की राजनीति में जो 91 से ही प्रमुख रहा है, केंद्र में रहा है, उसको उठाने का काम किया है। लेकिन जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी कांग्रेस का मानना है कि उनका अभी गठबंधन चल रहा है। अंतिम समय में फोन आया आडवाणी जी का, इस्तीफा वापस होने की घोषणा हुई, तो जब तक ये दोनों दल फैसला नहीं कर लेते हैं तब तक कोई भी मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं। राजीव रंजन जी, तलाक के 24 घंटे बाकी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है दीपक जी कि गठबंधन एक मुश्किल दौर में है और उम्मीदें बहुत सकारात्मक नहीं दिखती हैं। जो स्थितियां बनी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सीमित विकल्प छोड़े हैं और लगातार हमारी कोशिशों के बावजूद हमने जिन सवालों को उठाया उनको अनसुनी करते रहे और आज ये स्थिति बनी है कि 24 दलों का गठबंधन 4 दलों तक पहुंचा और इन 4 दलों में भी आज जो गत्यावरोध उभरे हैं, मुझे शुभ संकेत नहीं दिख रहे हैं और इन स्थितियों के लिए भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और इस राज्य की जनता कभी माफ नहीं करेगी। सुधांशु मित्तल जी, आपको बिहार की जनता, देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, सुन रहे हैं आप लैंग्वेज जनता दल यूनाइटेड की? राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा का संयोजक जो हैं वो शरद यादव जी हैं, जो जनता दल यू के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए सुचारू रूप से चले, एनडीए बढ़े, इसका उत्तरदायित्व भी उन्हीं पे है। अब जो स्थितियां पैदा हो रही हैं
वो स्थितियां गंभीर हैं और उनको गंभीरता से लेके उस चीज को ठीक करने के प्रयास चल रहे हैं। बाकी तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। मैं तो सिर्फ सबसे यही तो मतलब खुदा तक आपकी पहुंच गए। देश में जरूरत इस बात की है, इस देश में जरूरत यह है कि कांग्रेस के कुशासन से देश को आजादी दिलवाई जाए। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, महंगाई की पराकाष्ठा, अत्याचार की पराकाष्ठा, महिलाओं की असुरक्षा की पराकाष्ठा, एक पूरी फहरिस्त है जहां पे कुशासन की वजह से देश में त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे में हमारी प्राथमिकता राजनीतिक क्या होनी चाहिए, इसका सोच विचार हर राजनीतिक दल को करना चाहिए। तो मैं तो सिर्फ इतना कह के अभी चुप रहना चाहूंगा, बाकी तो सुनते रहो। आपके घर में आग लगी हुई है और आप कांग्रेस को कोस रहे हैं। मोहन प्रकाश जी, ये घर में आग लगी हुई है खुद के, और ये तो कांग्रेस के ऊपर राशन पानी लेके चढ़ रहे हैं। पहले लड़ाई लड़ने के लिए अपना घर ठीक कर लीजिए, जो दीपक जी कह रहे हैं। को देखते हुए हमें जो राष्ट्रीय प्राथमिकता है उनको देखना चाहिए। अच्छा, सुधांशु जी, मोहन प्रकाश जी को सुन लेते हैं, उनके पास भी जवाब है। हाँ, सुधांशु जी, ऐसा है कि जो अभी आडवाणी जी ने 2 बिंदु उठाए थे अपने पत्र में कि ये पार्टी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी, नाना जी और अटल जी के रास्ते से हट गई और यहां पर हर एक नेता अपने पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पर बोलने के पहले आपको माननीय आडवाणी जी ने, जो कि इस दल के संस्थापक रहे हैं, 60 साल उन्होंने अपने जीवन का इस पार्टी को बनाने के लिए काम किया है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके 2 बिंदुओं को आपको भारतीय जनता पार्टी को कम से कम उसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और इस पर भी विचार करना चाहिए कि 17 साल से जो आपकी वो सहयोगी पार्टी रही, वो आखिर क्या कारण है कि वो आपको छोड़कर जा रही है। और ये जो हर कार्यक्रम में जब आप लोगों के पास तर्क नहीं रहता है तो ये भ्रष्टाचार और महंगाई और इसकी बात करने लगते हैं। हर एक प्रवक्ता को मैं देखता हूं कि जब उनके पास तर्क नहीं रहता तो इस पर ये बात करने लगते हैं। तो अभी तो कार्यक्रम की शुरुआत है, अभी तो कम से कम कुछ तर्कों के साथ बात करिए। बिहार पे क्या बात करेंगे, वहाँ घर को आग लग गई है, घर के चिराग से। सुधांशु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? जवाब देना चाहता हूँ दीपक जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिर कहावत कहता हूँ, बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। हमें नसीहतें कौन दे रहा है? अच्छा, वैसे मोहन जी के और नीतीश जी के क्या संबंध है उस विषय में मैं जाना नहीं चाहता, तो उनकी दृष्टिकोण क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें क्या मैं पर्सनल स्तर पे कहूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हम क्या कह रहे हैं वो छोड़िए, आपका तो हमारे गठबंधन के बारे में और हमारी समस्याओं के बारे में कहने का हक ही नहीं है। भाई आप कौन है? बिगानी दिवाली में, बिगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भाई आप अपने से मतलब रखिए। पहले ही हमने दिया कि हमारा विषय नहीं है। मैं जनता दल यू, हम तो कह रहे हैं कि आप आडवाणी जी ने जो कहा लिखा है, अब मुझे बोलने दीजिए, आडवाणी मैं खत्म कर लूं ना, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अरे उसका जवाब भी सुन लीजिए। ये आडवाणी जी ने जो लिखा है, मैं कह रहा हूँ कि इसको कम से कम एड्रेस करिए। सुन तो लीजिए, आप कांग्रेस पर बाद में बोलिएगा। वही तो कर रहा हूँ, सुनिए तो। मैं कह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि आडवाणी जी ने जो लिखा है, आडवाणी जी ने जो बिंदु दिए उसका जवाब सुनिए, बाद में बोलिएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, आडवाणी जी ने 2 बिंदु जो सबके सामने रखे थे, उनका जवाब मोहन जी चाहते हैं, वो जवाब दे रहा हूँ। आडवाणी जी को उन बिंदुओं के बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाके सारी चीजें समझा दी और आडवाणी जी मान गए और उन्होंने अपना इस्तीफा ले लिया। उसके बाद आप क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में? अगर आडवाणी जी उन बिंदुओं के बारे में नहीं मानते होते तो इस्तीफा वापस क्यों लेते? तो इसलिए मोहन जी, कुतर्कों से जो है यहाँ पे राजनीति नहीं होती है। नहीं, राजनीति की वास्तविकता आप जानते, राजनीति की वास्तविकता मैं जानता हूँ। आज कांग्रेस के कुशासन और पराकाष्ठा को देख के उसकी चिंता करिए, हम अपना सामान अपने आप संभाल लेंगे। ये आडवाणी जी ने ये सार्वजनिक किया है, ये 2 लोगों के बीच पर्सनल बातचीत नहीं है,
ये सार्वजनिक और राजनीतिक बातचीत है। देश भी जानना चाहता है भारतीय जनता पार्टी का इस्तीफा जिस सार्वजनिक दल है, जिस सार्वजनिक दस्तावेज में उन्होंने इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफा सबके सामने वापस हो गया। उसके बाद भी कुछ गुप्त बातचीत रह गई क्या? कमाल है आपका भी। क्या कुतर्क में लगे हुए हैं आप मोहन जी? मुद्दे तो उठाए ना उन्होंने। जब आप से व्यक्ति राजनीति में उदाहरण की तरह करते हैं, वो जब कुतर्कों में लगते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, कुतर्क नहीं है। आप ये बताइए उन दो मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है, ये हम जानना चाहते हैं। ये दो लोगों के बीच की पर्सनल बात नहीं है मोहन जी। हम कसमें नहीं खा रहे। ये मुद्दा उठाया, मुद्दे का जवाब कम से कम भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने क्या कहा? मेरे पास लिखा हुआ, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और वो कहते ना कि यू आर ट्राइंग टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। इतने कोई नादान नहीं है। ये जो इस हल्के स्तर की राजनीति छोड़िए, असली राजनीति करिए। मैंने कहा आपको भी वास्तविकता पता है, मुझे भी हल्का नहीं। आप जो अडवाणी जी को हल्का कह रहे होंगे, लेकिन आप वो जो दो बिंदु, मैं आपको हल्का कह रहा हूँ, आप बहुत हल्के स्तर की बात कर रहे हैं। जो मेरे लिए तो आप एक आदर्श थे। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी जैसे व्यक्ति का गुरु रहा हो, एजेंडा चला रहा है, ये दो बिंदु पर हम राय जानना चाहते हैं। जो आदमी नीतीश कुमार जी जैसे का गुरु रहता हो, वो किस तरह की राजनीति कर रहा है, मैं तो ये देख के हैरान हो गया हूँ। नहीं, अगर इन दो बिंदुओं पर अगर हम जानना चाहते हैं तो आपको दीपक जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आप बताइए कि इस पर क्या आपकी राय है या पार्टी की राय क्या है? ये अडवाणी जी और हमारे बीच में आप कहां से निकल गए भाई? तू कौन मैं खामखा? कमाल है, तू कौन मैं खामखा? चिट्ठी अडवाणी जी देश के सामने तो लेकर आए हैं। आपको लिखी थी चिट्ठी सुधांशु जी? अडवाणी ने तो कहा है वो सही है गलत लिखी। उन्होंने एक सवाल का जवाब दे दीजिए। अडवाणी जी ने तो कहा है वो सही है या गलत? तू कौन मैं खामखा? कमाल है, मतलब हद हो गई आपका भी। अरे भाई, ये जो सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो महत्वपूर्ण है या नहीं? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता अपना पर्सनल एजेंडे पर काम कर रहा है। अगर ये बात सच है, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से ये सवाल संसार बात होनी चाहिए। सुन तो लीजिए। हाँ, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहें, आप प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आप ही बता दीजिए। अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए साहब। वो सार्वजनिक किया उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी। वो पहले मेरी बात तो सुन लीजिए हुजूर, पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलते रहिए। उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिख के 2 प्रश्न उठाए। अब वो चिट्ठी उन्होंने सार्वजनिक करी, किसने करी वो तो अलग प्रश्न हो गया। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे मिले, उन्होंने जाके बतला दिया, जवाब सवालों के जवाब दे दिए, उन्होंने अपना इस्तीफा वापस कर लिया। उसके बाद आपके पेट में दर्द हुए जा रहा है। हाय इस्तीफा वापस क्यों किया? हाय भाई, सवालों का जवाब अगर देश जानना चाहता है या मैं जानना चाहता हूँ तो आप जी, उन्होंने चिट्ठी आपको लिखी होती तो मैं आपको जवाब देता। उन्होंने आपको चिट्ठी लिखी होती तो आपको जवाब देता। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखी, उन्होंने जवाब दे दिया। उसमें आपका कोई लोकस्ट आइडिया नहीं है, माफ करिएगा। डॉक्यूमेंट है आपका कोई लोकस्ट आइडिया नहीं है, सॉरी। आप जो है मेरा तो है ना पत्रकार के तौर पर। वो कह रहे ना सुधांशु जी, मैं पूछना चाहता हूँ अडवाणी जी ने जो लिखा है वो सही है या गलत? सुधांशु जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अडवाणी जी ने जो लिखा है वो सही है या गलत? जी दीपक जी, जो अडवाणी जी ने लिखा है वो राजनाथ जी को लिखा है और उसका जवाब राजनाथ जी ने दे दिया। उसमें मैं टिप्पणी करने वाला सही है या गलत? और कोई और कौन होता है? देश को बताया दो राष्ट्रीय नेताओं के बीच की बात है। और सुनिए, और सुनिए, और जो लिखा गया था, अगर उस विषय में कोई बहस होती तो फिर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मिलकर अडवाणी जी अपना इस्तीफा वापस नहीं करते। तो उनके कुछ मूल्यांकन थे जिसका जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको दे दिया। जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, वापस ले लिया। अडवाणी जी ने जो लिखा है वो सही है या गलत? क्या है आज यहाँ जेडीयू की बहस है या अडवाणी जी की बहस है? दीपक जी, आज बहस क्या है? आज जेडीयू की बहस है या अडवाणी जी की बहस है? मैं जेडीयू पे आ रहा हूँ, जेडीयू पे आ रहा हूँ। उसी से संबंधित है, उसी से संबंधित है ये इशू भी। वो आइए, जो ड्रामा शुरू हुआ है, मेरे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। अडवाणी जी ने जो लिखा है वो सही है या गलत? बोलिए ना,
ये जवाब जो है इसका आडवाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक ही शब्द बोल रहे हैं, आपको सही या गलत? इसके बारे में किसी को ना तो पूछने का हक नहीं, इसके बारे में ना तो किसी का पूछने का हक बनता है, ना किसी को इस पर टिप्पणी करने का हक बनता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी उन्होंने जवाब दे दिया, फिर क्या बचा हुआ इसमें भाई? मेरा तो हक बनता है और मैं हर बार आपसे सवाल पूछूंगा, बहस को आगे बढ़ाता हूं क्योंकि हम एक ट्रैक में फंस रहे। सीधे चलता हूं प्रभु चावला जी के पास। प्रभु चावला जी, आखिरकार दवा जहर क्यों लग रही है नीतीश कुमार को? ये प्रॉब्लम बड़ी क्लियर है कि नीतीश कुमार को अपने वोट बैंक की चिंता है। जो अभी महाराजगंज में हुआ, नीतीश कुमार के लोगों को लगता है कि वहां पर बीजेपी के लोगों ने सबोटाज किया। उन्होंने ये, मेरे को एक नेता ने ये भी कहा कि ये ऐसा लगता है कि वहां बीजेपी की जीत हुई है, आज लालू की जीत नहीं हुई है, कि बीजेपी वाले चाहते थे कि एक बार नीतीश कुमार को हराया जाए। तो अगर ये हुआ है तो नीतीश कुमार को चिंता है कि अगले इलेक्शन में भी वो केवल अपने कैंडिडेट्स को जिताएंगे, हमारे कैंडिडेट्स को हरा देंगे। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये है कि अगर प्रधानमंत्री की दौड़ अगर शुरू हो गई है, उसके अंदर देश भर में आधे दर्जन नेताओं का नेम डिस्कस हो रहा था। पहले बीजेपी के अंदर हर नेता प्रधानमंत्री का कैंडिडेट था, अब लगता है बीजेपी के या संघ के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मोदी के अलावा कोई भी नहीं हो सकता। उससे भी नीतीश कुमार रेस से बाहर हो गए। तो नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो सकते हैं। उनका भी कहना है कि मेरी परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की जो है वो मोदी से बेहतर है, कि वो पिछड़ा हुआ प्रदेश था। जैसे आडवाणी ने कहा कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस बेटर, कि वो पिछड़ा हुआ प्रदेश था। दूसरे गुजरात के मुकाबले में बिहार भी पिछड़ा हुआ प्रदेश था। नीतीश कुमार के आंकड़े सच हैं तो मोदी के मुकाबले उनका जो डेवलपमेंट एजेंडा है बेटर दिखाई देता है, ऐसा नीतीश कुमार के लोगों का मानना है। तो जब अपने वोट बैंक को पक्का करना है, जो माइनॉरिटी वोट बैंक है, मोदी के नाम से पोलराइज हो जाते हैं। बिहार के अंदर अगर पोलराइजेशन होता है उसमें ये केवल जेडीजी को नुकसान नहीं होता, नीतीश के अपने पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं उसको भी नुकसान होता है। तो नीतीश कुमार की लड़ाई अपने एक तो नेता जो अपने आप को राष्ट्रीय नेता बनाने की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर भी एक उनके ऊपर चोट लग सकती है। दूसरा जो बीजेपी अंदर का झगड़ा है उसके अंदर उनको देखना है कि बीजेपी, हालांकि बिहार के अंदर जेडीयू की बी टीम मानी जाती है, क्योंकि जो अध्यक्ष बने हैं बीजेपी के नेताओं का, ये मानना सच है या झूठा मैं नहीं मानता, कि बीजेपी के ऐसे नेताओं ने ऐसे अध्यक्ष को बनाया जो नीतीश के नजदीक हैं। पहले भी एक संजय थे वहां पर, संजय कुमार झा, जो थे बीजेपी में, काम नीतीश का करते थे। तो वहां पर बीजेपी और जनता दल यू में ऊपरी लेवल में कोई फर्क नहीं है, परंतु कार्यकर्ता क्योंकि आरएसएस के हैं, जिन्होंने फैसला कर लिया कि नीतीश कुमार आरएसएस के एजेंडे में एक रुकावट है जिसका फायदा लालू को हो रहा है, इसलिए नीतीश को बीजेपी के लोगों से खतरा है जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो अपनी हार को बचाने के लिए, वो सेक्युलर इमेज बचाने के लिए अपने आप को अलग रखना चाहते हैं और ऐसे गठबंधन के साथ जाना चाहते हैं जिसमें वो प्रधानमंत्री के दावेदार बन सके। ये मेरा सोचना, हो सकता है गलत भी हो। बिल्कुल बड़ी बात आपने कही है कि नीतीश कुमार के सपने बड़े हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी आप साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं आरजेडी से। सिद्दीकी साहब, बड़ा सीधा सवाल, क्या नीतीश प्रधानमंत्री बनने तक के ख्वाब देख रहे? देखिए, बात असल ये है कि इनका बात असल ये है कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पुराना है, 17 साल का है, और वो गठबंधन जो है कोई नीति और सिद्धांत और विचार के स्तर पर आधारित नहीं था, बल्कि स्वार्थ पर आधारित गठबंधन था। और जब तक एक दूसरे का स्वार्थ पूरा हो रहा था तब तक दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे थे। मगर अब जो है स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है और एक दूसरे लोग जो है बड़े स्वार्थ की तरफ जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए स्वार्थ की टकराहट की लड़ाई है, ना तो कोई नीति की लड़ाई है, ना तो कोई सिद्धांत की लड़ाई है, ना तो कोई विचार की लड़ाई है, और ना कोई बिहार के आवाम की लड़ाई है। जी राजीव रंजन जी, स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं आप? जी, सिद्दीकी साहब ने जो भी कहा वो बिहार की जनता जानती है। बिहार की जनता ने उस गठजोड़ को क्यों अपना आशीर्वाद दिया है, ये बिहार की जनता से पूछिए। 15 वर्षों का जो उसी को तो छोड़ के जा रहे हैं दौर है बिहार के संसदीय इतिहास का। नहीं, उसी गठजोड़ को छोड़ के जा रहे हैं, उसी मैंडेट का अपमान कर रहे हैं राजीव रंजन जी। इस गठजोड़ की अगुवाई नीतीश कुमार के करिश्माई नेतृत्व के तौर पर जनता को ये भरोसा जग कि लालू यादव के कुशासन का विकल्प नीतीश कुमार हो सकते हैं और नीतीश कुमार की अगुवाई में गठजोड़ का
जनता ने समर्थन किया और अपना आशीर्वाद दिया। मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, 17 वर्षों तक अगर ये गठबंधन चला है तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा लगाव नहीं है। हम लोगों ने मिलकर के गठबंधन चलाया और कई लोकसभा के चुनाव लड़े और बिहार के विधानसभाई चुनाव भी हम लड़े और सफलतापूर्वक गठबंधन के लक्ष्य को अपने मुस्तकबिल तक पहुंचाने में कामयाबी भी मिली। आज हमारा सवाल ये है कि आज पार्टी अगर नेशनल एजेंडा ऑन गवर्नेंस जो इसकी बुनियाद है उससे भटक गई है और आडवाणी जी ने भी कहा और हमारा भी आरोप है कि पार्टी पर्सनल एजेंडे पर काम कर रही है और एक जबरदस्त विरोधाभासी संकेत है जो मैं कहना चाहूंगा कि जब से नरेंद्र मोदी जी का एक केंद्रीय उभार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के पर, लगातार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की शिकस्त हो रही है। उत्तराखंड से लेकर के हिमाचल से लेकर कर्नाटक इनके सारे दुर्ग ढहे हैं और झारखंड में एक निर्वाचित सरकार गिरी है। मुझे नहीं समझ में आता है कि आप कांग्रेस को ऑक्सीजन देने के लिए कोई संधि आपने की है, भीतरी संधि, इसलिए कि ये गंभीर चुनौती का विषय, ये गंभीर चिंता का विषय है कि जब आज देश में कांग्रेस के कुशासन कहें या कांग्रेस के जो की अकर्मण्यता के कारण, भ्रष्टाचार और बेईमानी के कारण आज देश के जो माहौल थे, केवल मुद्दों के आधार पर यह चुनाव लड़ने की जरूरत थी, लेकिन एक व्यक्ति देश के सवालों से बड़ा उभरा है बनकर के और गठबंधन के भविष्य पर अगर प्रश्न चिन्ह लगा है तो ये निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जवाबदेह है। और मैं कहूंगा कि बिहार की जनता भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पाखंड जितना कर ले, जनता के बीच जब हम जाएंगे जनता सच को मानेगी। और तो पाखंडियों के साथ 17 साल से क्या कर रहे थे आप? राजीव रंजन जी, पाखंडियों के साथ 17 साल से क्या कर रहे थे आप? मैंने इस दौर के राजनीतिक पाखंड की बात की है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की बात नहीं की है। एक ऐसे मॉडरेट चेहरे के तौर पर देश ने अटल जी के नेतृत्व को अपनाया। 24 दलों के विशाल कुनबे के जरिए कांग्रेस के कुशासन का अंत हुआ। आज ये संख्या घटकर के 4 पर आ गई है और इस 4 के सवाल पर भी आज 4 के बीच भी पता है कि नहीं है कई सवालों पर। तो ये निश्चित तौर पर एक व्यक्ति बड़ा है या देश बड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंतन का विषय होना चाहिए। बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है, निश्चित तौर पर जवाबदेही उसकी बड़ी बनती है कि घटक दलों को विश्वास में लेकर उनकी भावनाओं, उनकी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करें और देश से कांग्रेस के खात्मे में अपना योगदान स्पष्ट करें। चलिए, योगदान कांग्रेस का खात्मा, कांग्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं कि दोनों का झगड़ा हो गया है। सबसे बड़ी बात प्रभु, यहाँ पर जो सुधांशु मित्तल जी के पास जाओ, उनका हाथ उठा हुआ है। उससे पहले आपको लगता है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत राजनीतिक पूजा करके एक राजनीतिक पाखंड कर रही है, जो राजीव रंजन का आरोप है? फिर सवाल जो पहले उठा था वो सवाल आडवाणी के पत्र से शुरू हुआ था। उस पत्र की तरफ वापस जाऊंगा, उससे नरेंद्र मोदी अपने स्पष्ट हो जाते हैं। वो भी उन्होंने उठाया है। हाँ, पत्र के अंदर कहा कि इंडिविजुअल एजेंडा जो है व्यक्तियों का आगे चल रहा है, पिछले कई सालों से, आज से नहीं है, पिछले कई सालों से चला है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी का वहां पर उन्होंने ताजपोशी की, उससे स्पष्ट था कि ऐसे रात में कई नाइफ्स निकलती हैं, छुरे निकलते हैं, उसके दबाव में आकर के राजनाथ जी के ऊपर बंदूक की गोली रख दी गई कि आप इनको बनाइए नहीं तो हम आपको हटा देंगे। इस तरह की एक छवि बनाई गई और जिस तरह से वहां पर गुणगान हुआ और मोदी जी ने जिस तरह से अपना काम किया, मोदी जी एक अच्छे चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा काम किया, डेवलपमेंट एजेंडा उनका, ट्रैक रिकॉर्ड उनका अच्छा है, पर्सनल ऑनेस्ट है और उनसे बड़ा नेता बीजेपी के पास इस वक्त नहीं है जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सारे देश में हो। परंतु जिस तरह से चाटुकारिता इस पार्टी के अंदर शुरू हुई कि वो जीत रहे हैं, बाकी सब लोग भी उसके पीछे लग गए बिना उसके बाद के। अब पिछले 2 दिनों में देखते होंगे आपके सारे पुराने नेता फिर एक्टिव हो गए हैं। वही अगर नीतीश कुमार के बारे में सोचते हैं, नरेंद्र मोदी उसमें कहीं नहीं है और उनके प्रमोटर भी कहीं नहीं है, सारे के सारे चुप करके बैठे हुए हैं। तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया उसके अंदर। नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया है, मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी के अंदर से ही कोई पार्टी के अंदर से उनका दुश्मन है जो उनको पहले ऊपर चढ़ा दो, आप उसके बाद गिरा दो नीचे से टांग खींच करके। तो नरेंद्र मोदी जो चाहते हैं वो थोड़े दिन रुक भी सकते थे। तो ये तो बीजेपी की पुरानी परंपरा है। हाँ, नहीं, वो उनकी परंपरा है कि बड़े अपने दलों के साथ भी ऐसा ही करते हैं, अनाउंस कर देते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री का कैंडिडेट वो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। जब उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने आडवाणी जी का नाम भी नहीं लिया। तो मेरे को लगता कहीं ये है कि ये दल जो हैं, जो पहले बात उठी थी कि आडवाणी जी से लोग, एनडीए के लोग, बाकी लोग बात भी कर सकते थे, रेस्पेक्ट भी कर सकते थे। मोदी से डायलॉग करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मोदी किसी से खुलकर के बात नहीं करते। वो अकेला चलने की बात है क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं, कोई उनका पर्सनल एजेंडा
सरकार चलाना वहां पर है, गुजराती को साथ लेकर के चलना है। परंतु जो भाषा का प्रयोग उनके बाद हुआ, उनके बनने के बाद बाकी नेताओं के द्वारा, जैसे अमित शाह ने जाकर के लखनऊ के अंदर अटल जी अडवाणी जी की फोटो उतरवा दी पोस्टर में, कोई उनका पोस्टर नाम नहीं था, दोनों का अंदर अखबार वहां लगा हुआ था थोड़ा अटल जी का। अटल जी जहां लखनऊ से बन करके आए हैं वहां से अटल जी के बारे में ज्यादा नहीं बोलना और खाली मोदी का गुणगान करना, ये मोदी के प्रति दोस्ती निभाना नहीं है कि मोदी के, क्योंकि बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। बीजेपी को सबने मिलकर के बनाया है, संघ के कार्यकर्ता भी उसके अंदर लगे हुए हैं कि जैसे नीतीश के साथ होता है। मैं नीतीश के बारे में बोलना चाहूंगा कि नीतीश और मोदी में फर्क क्या है। मोदी तो चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बने हैं, वहां बिहार के अंदर मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों चुनाव नहीं लड़ते, दोनों उसके अंदर काउंसिल के मेंबर है, वो समझते हैं हमारे फोटो से जीत जाते हैं लोग। पर जब आप प्रजातंत्र में काम कर रहे हैं तो लोगों का आपको मैंडेट लेना चाहिए। जब नीतीश कुमार एक सेट करते हैं मायावती की तरह कि मैं तो चुनाव लड़ूंगी नहीं, मैं तो हुई चीफ मिनिस्टर, मेरी वजह से बनते हैं, तो ये प्रवृत्ति जो चल रही है पार्टी के अंदर कि व्यक्ति संगठन से बड़ा होता चला जाता है और व्यक्ति को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि मैं चल जाऊंगा। बीजेपी के अंदर कार्यकर्ता अगर नहीं काम करेंगे तो वहां पर मोदी जी गुजरात तक सीमित रह जाएंगे, क्योंकि उससे गुजरात से जो मॉडल बना है विकास का मॉडल ठीक है, परंतु राजनीतिक मॉडल वहां का है, उसके प्रति एनडीए के लोग जो हैं, नीतीश कुमार को छोड़ दिए, शरद यादव जो लोग हैं, उन सबको लगता है कि इनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा। जो अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बात नहीं करते, जो अडवाणी जैसे लोगों को दरकिनार कर देते हैं, उनसे बात नहीं करते, उस आदमी के साथ मिलकर के सरकार कैसे चलेगी, ये जेन्युइन उनके डाउट हैं। इसकी जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी के ऊपर है कि इसको दूर करें कि मैं भी टीम लीडर हूं, मैं अभी कैंपेन के लिए आ रहा हूं, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बाद में एनडीए डिसाइड करेगा। ये उनको घोषणा खुद करनी चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री का कैंडिडेट नहीं हूं, तभी फैसला एकदम हो जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल बड़ा सवाल। लेकिन मोहन प्रकाश जी अगर यहां पर आए तो आपको लगता है कि मोदी जिस हिसाब से कूद रहे हैं 2014 इलेक्शन की रेस में और जिस हिसाब से बीजेपी और आरएसएस उनको डालना चाहती है, उसके हिसाब से वो कांग्रेस के लिए एक चुनौती बन गए? सुनिए, ये दो बात, एक तो प्रभु जी ने बात अभी मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन प्रभु जी ने वो लखनऊ की बात की कि किस तरह अमित शाह जी ने वहां अटल जी की तस्वीर को उतरवा दिया, अडवाणी जी की तस्वीर को उतरवा दिया। मैं तो मेरा कोई मतलब नहीं है बीजेपी में क्या होता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिस प्रदेश से दीनदयाल जी आते हों, जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां से आते हों, जहां से अभी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हों, वहां पर अमित शाह जी को वहां प्रभारी बनाया। खैर उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये पूरा देश जानता है कि किस तरह से वहां के कोर्ट ने अपराधी को जिला बदल करते हैं, लेकिन अमित शाह जी का प्रदेश बदल हुआ, कोर्ट ने किया। अभी ये कहेंगे, मुझे मालूम है सुधांशु जी कहेंगे कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, सीबीआई का नहीं, कोर्ट ने प्रदेश बदल कर दिया। अब वो व्यक्ति तो उत्तर प्रदेश जाए चाहे बिहार में जाए, इसी तरह का काम करेगा। दूसरा प्रश्न जो दीपक जी आपने पूछा है, देखिए 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और श्री अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे। मैं ऐसा मानता हूं कि वो भाजपा के और एनडीए के सर्वमान्य नेता थे और उनके मुकाबले श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के मैदान में जाने का काम किया और इस देश के लोगों ने उनको हराकर सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस को सत्ता में बैठाने का काम किया, यानी उसके बाद यूपीए बना। 2009 में फिर श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सर्वसम्मति से उन एकजुट होकर लड़ी और उसके बाद फिर 2009 में सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और यूपीए ने लड़ाई लड़ी और इस देश के लोगों का प्यार और स्नेह और समर्थन प्राप्त किया। 2014 की भी किसी भी चुनौती के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। जब सर्वसम्मत जो नेतृत्व था, जिसकी स्वीकृति भी थी, उससे वो मुकाबला नहीं कर पाया, तो आज तो यूपीए का, एनडीए का या भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो खंडित नेतृत्व है। उसको उस चुनौती का भी मुकाबला देश के लोगों के साथ रह के धर्मनिरपेक्ष शक्तियों के साथ लेकर निश्चित तौर पर कांग्रेस करेगी। कांग्रेस करेगी। सुधांशु जी, बड़े सारे सवाल हो गए, फिर आगे अडवाणी जी का लेटर।
जो मोहन प्रकाश जी की जेब में है, कांग्रेस जिसके पोस्टर बनवा के छपवाएगी। क्या जवाब देंगे तब देश को आप? कहां से होंगे एकजुट कांग्रेस के खिलाफ? अब मैं आराम से सबका जवाब दे दूं दीपक जी। सिर्फ सुधांशु जी आप कह रहे हैं नीतीश जी से, पहले हमारे तो आपसे भी मधुर संबंध है, उसका क्या करेंगे? किसके किसके दोबारा समझे, ये सुना नहीं मैंने। आपसे मधुर संबंध है वो बोल रहे हैं। मेरे तो सबसे संबंध बहुत मधुर है। मोहन प्रकाश जी के मधुर संबंध है, नीतीश जी तो है। आप सबके बात का जवाब दे दूं ना मैं। हाँ जी, ऐसा है। वो मैंने पहले भी एक शेर कहा था, दोबारा कह रहा हूं मैं। हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात रवा है यारो। अब आते हैं मुद्दे की बात। पहले मैं नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं आप? जहां से सब लोग ने ये विवाद है, नीतीश कुमार के लिए कह रहे हैं ना, तू खुदा है, या नरेंद्र मोदी के लिए? शेर किसके लिए बता दीजिए। मैं ये बाद में बतलाता हूँ किसके लिए, ये किसके लिए कह रहा हूँ बाद में बतलाता हूँ। सुनिए, सबसे पहले जो उपचुनाव हुआ उसकी बात करते हैं। अभी प्रभु जी भी कह रहे थे, सब उसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि 1,37,000 से हारने के बाद ये लगा कि भाजपा शायद जो है, भाजपा ने हरवा दिया इतने 1,37,000 से। अब ये कितनी हास्यप्रद बात हो सकती है, उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि अगर भाजपा बिना प्रखर हुए बिना सबके सामने आए हुए अगर एक चुनाव को, जो कि ये मतलब पहले 2,500 से हारा था कोई जना, उसको 1,37,000 से हरवा सकती है, तो भाजपा जब सामने खड़ी होगी तो भगवान जाने क्या कर सकती है। ऐसी स्थिति में तो राजनीति ये कहती है कि भैया बिल्कुल ना झगड़ा करो, ये तो हमारे अस्तित्व के सवाल के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस तरह की अर्गल बातों से अपने को क्या निकालना है, इसकी वस्तुस्थिति और मतलब जो वास्तविकता है राजनीति को सबको पता है, उसके बारे में क्या करें। अभी बड़ा मोहन जी जो थे बड़े बखान कर रहे थे कांग्रेस का, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व का और इसका उसका वगैरह वगैरह। इस देश की राजनीति में इतनी भ्रष्ट सरकार, इतनी ऐसी सरकार जिसका कि कुशासन की पराकाष्ठा हो गई। पहले तो 2, 4, 5, 10, 20, 50 करोड़ की बात। अरे बोले तो बोले, बोले खुदा 72। अरे भाई आप जवाब, आप मुझे बोलने दीजिए ना। आप लोगों ने जो बात करी उसका जवाब तो सुन लीजिए। अब आप सुन तो लीजिए, मैं तो राजनीति में भी अभी बोल रहा हूँ ना, भ्रष्टाचार के मामले। अब देखिए मोहन जी, ये गलत बात है। आपने जब बोला मैंने बिल्कुल नहीं बोला। मोहन जी नहीं, गलत बात है। आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ मैं आपसे उम्मीद नहीं करता हूं। आप जब बोले थे मैं बिल्कुल चुप रहा था, आपने बहुत लंबा भाषण दिया था, मैं बिल्कुल चुप रहा था। ये मैं आपसे उम्मीद नहीं करता। आपको वाद विवाद या किसी चर्चा की तहजीब आपको समझ आनी चाहिए, ये गलत बात है। अब मैं आगे आना चाहता हूं। आप जहां आपके कुशासन की बात करता हूं बौखला जाते हैं। हम यहां चर्चा कर रहे थे, क्या आप लेके क्या आ गए, क्या बखानने लगे, तो खुद कितने मिर्चा लग गई आपको। तो इसलिए जरा सोच समझ के जनता के सामने जब बात करी जाए, सोच समझ के करिए। आपकी बौखलाहट क्यों हुई? क्योंकि जो 10, 20, 50 करोड़ बहुत बड़े लगते थे, आज हजारों लाखों करोड़ की भ्रष्टाचार हो गई है। तो ये तो सारी सीमाएं का तोड़ दी है। और आपकी बौखलाहट का कारण बड़ा साफ है। आज आपको जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है और उसमें कांग्रेस के प्रति नफरत की भाव जो लोगों में आती जा रही है, वो आपको पता है। इसलिए अब आपके पास जब कोई चारा नहीं बचा तो आप लेके मच्छी की वो डाल लेके घूम रहे हैं कि कैसे मैं उसको घुसा के अपना कुछ फायदा कर लूं। कुछ नहीं होने वाला आपका। अब आ जाइए जनता दल और हमारे संबंध के बारे में। जब टूटेगा ना, मैं तो सिर्फ राजीव रंजन जी से एक ही चीज कहना चाहता हूं, जिस दिन संबंध टूट जाए उस दिन कुछ भी बोलिएगा। उससे पहले जो गठबंधन की मर्यादाएं अगर उनका पालन कर लेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। अब आ जाते हैं असलियत पे। इन्होंने क्या कहा था? जनता दल यू ने जिस समय इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि दिसंबर तक का समय है भाजपा के पास कि वो प्रधानमंत्री के मुद्दे पे ये बताए कि देश का प्रधानमंत्री का कैंडिडेट एनडीए का कौन होने वाला है। ये इन्होंने खुद ने कहा था। जिस दिन भाजपा ने अपने आंतरिक विषय के लिए नरेंद्र मोदी जी को चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया, उस दिन इनके क्या बयान आए? इनके बयान आए कि ये भाजपा का आंतरिक मामला है। 2 दिन बाद ये सारी चीजें बदल गई।
मेरा कहना है आपके खुद के ये विचार थे कि भाई आप दिसंबर तक बताइए, इंतजार तो करते दिसंबर तक का, हम आपको बतलाते कि हमारा प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कोई है तो कौन है, नहीं है तो नहीं है, क्या है, ये सारी चीज स्थिति होती है। और दूसरा, हमारे आंतरिक मामले में मुझे लगता है किसी भी राजनीतिक संगठन को हस्तक्षेप का कोई हक ही नहीं बनता। जैसे आपके यहां आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन हो, देखिए राजीव रंजन जी, आपको शायद मेरे राजनीतिक इतिहास के बारे में कितना पता है कितना नहीं पता मैं नहीं जानता। ये 17 साल का जो सफर है, इस सफर में मेरी बहुत अंतरंग एक भूमिका रही है और बहुत मेरा संबंध रहा है। तो इसके बारे में, इसका इतिहास जितना शायद मैं जानता हूं, बहुत कम लोग जानते होंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिस समय शरद यादव जी का और उनका झगड़ा हो रहा था, जॉर्ज फर्नांडिस जी का, जिस समय दिग्विजय सिंह जी का और नीतीश कुमार जी का झगड़ा हो रहा था, क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ, हमारा क्या संयम था और हमने क्या भूमिका अपनाई, उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता। हाँ, मुझे अभी ध्यान आया, मोहन प्रकाश जी जो है बड़ा उसके बारे में कह रहे थे कि भाई अमित शाह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो लखनऊ में नहीं लगाया। अरे मोहन प्रकाश जी, आपने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को बाथरूम में बंद करके सत्य हत्या ली थी। आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अपने घर को देखिए, शीशे के घर वाले हम पे पत्थर मार रहे। इस समय राजनीति में ये दोषारोपण जो कर रहे हैं, इससे सारी राजनीति जो है वो संसार, असलियत की बात करिए ना। असलियत बात है, आज राजनीति में आपको अपने वोट के लिए, चाहे कांग्रेस हो चाहे किसी को हो, उनको अपने वोट के लिए जो निर्णय लेंगे, आपको लगता है कि ये संबंध जो है आपका, ये शायद आपके लिए एक पॉलिटिकल लायबिलिटी हो सकता है, क्योंकि आपकी एक तुष्टीकरण की एक राजनीति हो सकती है। तो आप लीजिए, निर्णय लीजिए, ईमानदारी बरतिए, जो निर्णय लेना उनमें खुलासा कही कि नहीं हमारी राजनीति में हमें आज ये गठबंधन नहीं सूट करता, कोई बात नहीं। दूसरों पे दोषारोपण करके दूसरों के ऊपर जो है कंधे पे बंदूक चढ़ाना, नहीं आपने ये करा, आपने, अरे छोड़िए इन बातों को, क्या रखा हुआ है। ये जनता जो है वो सब समझती है, सब होशियार है। किसी को हमें गुमराह करने का या भ्रमित करने की कोशिश करना क्यों करना है। मेरा अभी भी आपसे कहना है, कल अगर संबंध जब टूट जाएंगे तब जो आपको बोलना है बोलिए, जो खुलासे करने हम भी एक बात मैं कहना चाहता हूं, लेकिन आपका भाषण भी लंबा हो गया है। सुनिए, और एक और लास्ट आखिरी बात दीपक जी, एक आखिरी बात देखिए, ना तो राजीव रंजन जी की कोई, एक सेकंड, एक आखिरी कर दूं, ना तो राजीव रंजन जी की कोई अथॉरिटी है। क्यों इनके यहां जो था, इनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने ये अथॉरिटी दो जनों को दी थी कि गठबंधन के बारे में फैसला शरद यादव जी लेंगे और गठबंधन के बारे में फैसला जो है वो नीतीश कुमार जी को लेना है। कहां राजीव रंजन जी, कहां इनके तमाम प्रवक्ता, किसी की कोई अथॉरिटी है क्या इस विषय में बोलने की? क्यों हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? अरे भाई, आपके यहाँ जो अथॉरिटी जिसकी है वो निर्णय ले ले, क्यों बोलना बोलेगा? उससे पहले अडवाणी जी के इस्तीफे से सारी, अडवाणी जी के इस्तीफे से छोड़िए, उन्होंने तो इस्तीफा वापस ले लिया, उन्होंने तो इस्तीफा वापस ले लिया, फिर स्थिति क्या बदल गई? किसको भ्रमित कर रहे हैं भाई? आप किसको भ्रमित कर रहे हैं? अडवाणी जी ने जब इस्तीफा वापस ले लिया तो फिर स्थिति क्या बची? किसका? अडवाणी जी के इतने हितैषी है तो आप प्रधानमंत्री के लिए क्यों नहीं बना देते? चुनाव आपके कारण है, लेकिन इनको चुप करा लो यार, कुछ एक मैं बोलना चाहता हूँ। कहीं न कहीं सच में बदलने की कोशिश की है। दीपक, एक बात मैं आपके पास आता हूँ, सीधे चलते हैं प्रभु चावला जी के पास। प्रभु जी, एक मिनट, मैं जब बहुत देर से सुधांशु को भी सुन रहा हूँ और अपने मोहन प्रकाश जी मेरे पुराने दोस्त हैं उनको भी सुन रहा हूँ, मैं अच्छी तरह दोनों को जानता हूँ। सवाल ये है कि अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया, उसका नीतीश कुमार से कहीं ना कहीं कनेक्शन है, एनडीए से कनेक्शन है कि अडवाणी जी ने इस्तीफा वापस क्यों लिया, कि शब्द लिया, उनकी तरफ से कोई अभी तक बयान नहीं आया। मेरे पूरा करें, उनकी तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। इस्तीफा देने से सारे घटक दल विचलित हो गए। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मोहन प्रकाश जी मेरे को बोलने दीजिए ना आप। उसमें देखिए उनके घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, राजनाथ सिंह जी ने, आप कौन है भाई? राजनाथ जी ने, मैं पत्रकार के नाते बोल रहा हूँ, मैं अंदर की बातें आप ज्यादा जानते हैं, उसमें से मैं भी जानता हूँ। मोहन जी, आप जो है इतने अपने पुराने दलों के संबंधित रखेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी निकाल देगी। आप उनको छोड़िए, मैं अपनी बात करने दीजिए मेरे को कि अडवाणी जी ने अभी तक चुप्पी क्यों साधी हुई है? इसके पीछे एनडीए इकट्ठा रहे, शायद इसके अंदर कुछ ना कुछ राजनाथ जी ने जिस तरह से धाड़ करके वहां गोवा में बोला था अडवाणी के घर में, उसी हिसाब से मैंने वादा किया कि मैं उनको नहीं निकलने दूंगा, मैं उनका इस्तीफा विड्रॉ नहीं करूंगा। मैंने ये वादा किया कि जो उन्होंने कंसर्न इश्यू रेज किए हैं उनको हम सुनेंगे सारे मिलकर के। उनके कंसर्न क्या है कि व्यक्तिगत खत्म हो जाना चाहिए, एनडीए को चलने देना चाहिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन होगा,
तो अडवाणी जी ने अभी तक कुछ नहीं कहा, तो हम और आप कौन हो? जैसे आप कहते हैं कांग्रेस में या राजीव रंजन कौन बोलते हैं, आप और हम कौन होते हैं अडवाणी की तरफ से बोलने वाले? अडवाणी जी ने चुप्पी साधी हुई है अभी तक, इसके भी कई माने हैं। उनकी चुप्पी में भी कई राज छुपे हुए हैं जो भी कुछ दिनों में सामने नजर आएंगे। जब तक अडवाणी जी नहीं बोलते कि उन्होंने फैसला क्यों बदला है अपना, अगर बदला तो कई शर्तों पर बदला है, उनकी शर्तें जब तक पूरी नहीं हो जाती, मेरे को लगता नहीं है अडवाणी तब तक कोई मुंह खोलेंगे अपना। वो एनडीए को इकट्ठा रखना चाहते हैं क्योंकि उनके अंदर एंटी कांग्रेसिज्म भरा हुआ है कूट कूट करके। बाकियों के अंदर लोग बदलते रहते हैं कि आपकी पार्टी में सुधांशु भाई ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कांग्रेस के लोगों के साथ बहुत संबंध है, सरकार में बहुत संबंध है, परंतु अडवाणी जी के अंदर जो है पुराना स्वयंसेवक है वो पुराने आज के नेता बताएंगे क्या हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या पूछ रहे हैं दीपक? सुधांशु भाई नाम बताएंगे क्या? ऐसे सुधांशु भाई नहीं, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इनकी पार्टी के अंदर आधे सरकार में है, आधे इनकी पार्टी के अंदर हैं या आधे नीतीश कुमार के साथ हैं, सब तरह से फैले हुए हैं। अडवाणी जी एनडीए को इकट्ठा रखना चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस वापस नहीं आए। नीतीश कुमार के अपने सपने हैं। नाम तो बताइए। नाम तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सवाल ये है कि ये जनरल बात करके काम नहीं। नीतीश कुमार, मैंने पहले कहा नीतीश कुमार, आप जो है मैं नाम बोला तो आप जर्नलिस्ट हैं, मेरे को बोल दीजिए, मेरे प्रभु जी को बताने की नाम लेंगे नहीं और बात करेंगे। आपको बोलने तो दो पहले। सवाल है कि मैं पहले से कह रहा हूँ कि जी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी थी, मैंने उन मर्यादाओं से नहीं बंधे हुए हैं यार। ये तो जर्नलिस्ट है, आपको तो बोलना चाहिए नाम ना। तो बोलना चाहिए, सवाल है बोलना चाहिए। मर्यादा जिस लेवल पे मैं जर्नलिस्ट हूँ उस लेवल पे कई बार मेरे को भी मर्यादा रखनी पड़ती है। सवाल ये है कि मैं कह रहा हूँ सरेआम कि बीजेपी बिहार के अंदर जनता दल यू की बी पार्टी है, मैं कह रहा हूँ। इससे बड़ी बात क्या कहूंगा कि बीजेपी के अंदर देखो आरएसएस के लोग जो हैं वो उनके साथ नहीं है, पार्टी है तो, और उसके अंदर जो नेतृत्व है वो जो बैठे डिप्टी चीफ मिनिस्टर इलेक्शन नहीं लड़ता है, मैं खुद कह रहा हूं कि वो उनके बिना चल नहीं, क्योंकि बीजेपी के जो मंत्री जो है सरकार में ज्यादातर लड़ना चाहते हैं, और बीजेपी के मंत्री की परफॉर्मेंस जेडीयू के मंत्रियों से अच्छी है। ये सरकार का अपना डेटा है, मेरा डेटा नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी को अडवाणी जी पार्टी को इकट्ठा, एनडीए को इकट्ठा रखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एनडीए की कन्वीनर सीट से इस्तीफा नहीं दिया था, और कोई जब दिन वो इस्तीफा दे देंगे वहां से एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद जेडीयू वो भी छोड़ के चली जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूं, तो अडवाणी जी का जब तक बयान नहीं आता तब तक नीतीश कुमार और बीजेपी में झगड़ा चलता रहेगा। अडवाणी जी के इस्तीफा जब तक पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आता तब तक मुझे लगता है ये क्राइसिस बना रहेगा, और थोड़े दिन के अंदर ये सब स्पष्ट होने वाला है। अडवाणी जी ने तो डिबेट को खत्म करने का वक्त हो गया। संजय बहुत देर से बैठे हुए। संजय, आप उस इलाके से आते हैं जो गुजरात से लगभग लगा हुआ है, आप बताइए मोदी देश की राजनीति को कितना बदल पाएंगे? क्या कांग्रेस को डरने की जरूरत है उनसे? कोई डरने की जरूरत नहीं, क्यों? कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है। इसके पहले पास में गुजरात में लगा, वहीं देख लें। अभी नहीं पाएंगे कांग्रेस पार्टी को आज डरने की जरूरत नहीं। क्यों? कांग्रेस के अंदर ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता सोनिया जी है, राहुल जी है, कई नेता हैं जो कांग्रेस को चला रहे हैं, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। मोदी से डरने की जरूरत नहीं है, ये लगता है कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को। लेकिन सवाल है सुधांशु जी और राजीव रंजन जी रहेगा उनके पास जी। चलिए अब्दुल बारी सिद्दीकी जी से पूछ लेता हूं एक आखिरी कमेंट उनका, उसके बाद मोहन प्रकाश जी के साथ रैप करूंगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, क्या मोदी राजनीति को बदल देंगे? जी फिर से बोला जाए, आवाज नहीं आई, फिर से। क्या नरेंद्र मोदी देश की राजनीति को बदल देंगे? देखिए, ऐसा है कि पहले तो राजीव जी ने जो कहा राजनीतिक पाखंड की बात कही उन्होंने, मुझको लगता आश्चर्य लगता है कि इनको बहुत टाइम लगा राजनीतिक पाखंड को समझने में। राजनीतिक पाखंड तो इनको गोधरा के वक्त में समझ जाना चाहिए था। और सुधांशु जी कह रहे थे कि गठबंधन के पुराने अनुभव हैं, बहुत पुरानी बातों का वो जिक्र करना चाह रहे थे। तो राजीव जी नए हैं, राजीव जी मेरे यहाँ से गए हैं। और जहाँ तक जदयू का सवाल है, जदयू में ऐसे विभिन्न दलों के लोगों का दल बदलुओं का जमात है, दल बदलुओं के जमात। थोड़ा इसको व्यक्तिगत नहीं लेंगे, राजनीतिक पाखंड की बात कहे मोहन प्रकाश जी हमारे साथी हैं कि कल जनता दल जब बना था तो नीतीश कुमार, लालू यादव, हमारे जैसे तमाम लोग एक साथ होना चाहिए, और लालू यादव अकेले बढ़ते चले
गए, ये बराबर तफसीली बताते रहेंगे कि कौन इनके साथ कौन चला गया। पूरे बिहार की जनता इनके साथ थी, बिहार की जनता ने इनको छोड़ दिया। दल के सारे नेताओं ने इनको छोड़ दिया। आज तक कोई न दल बदला है न कोई दल छोड़ा है। ये कुशासन के बारे में नहीं बात करेंगे, ये अपने दौर के जो अपराध की जो संस्कृति है, जो राजनीति का अपराधीकरण है, जो बंदूक संस्कृति है, अरे एक एक करके, वरना बिहार की जनता क्या समझेगी? उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। जो ये बात बोल रहे हैं पहले इनसे पूछिए कि सब लोग एक साथ थे, आज ये क्यों अकेले पड़ गए हैं? सारे लोग अलग होते चले गए आपसे, और आप बोलते हैं कि ये उनके साथ थे, ये उनके साथ थे। क्यों लालू यादव के साथ लोग नहीं हैं? कल तो नीतीश कुमार, लालू यादव, हम लोग एक साथ थे। दीपक जी आखिरी चीज, दीपक जी एक आखिरी चीज कहना चाहता हूं मैं। चलिए आखिरी टिप्पणी सुधांशु जी की। सुधांशु जी, अब आप नीतीश को दवाई पिलाएंगे या जहर, ये बता दीजिए जाते जाते। ऐसा है, हम तो हमेशा दवाई पिलाते, लोग जहर समझ ले तो हमारी क्या गलती है। बाकी मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, ईमानदारी से राजनीति करिए। या जितने चेहरे बैठे हुए हैं ना, उन चेहरों के नकाब जो हैं, उनसे उनको समझ जाना चाहिए कि भाई ईमानदारी की राजनीति करो तो जनता मानेगी। ये सब जो है उल्टी सीधे अर्गल बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। 17 साल इनको ईमानदारी की राजनीति करती है बीजेपी, मोहन प्रकाश जी? वो कह रहे हैं ईमानदारी की राजनीति करनी चाहिए। सब ईमानदारी की राजनीति करती है बीजेपी। दीपक जी देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं सुधांशु जी, और मैं बंगारू लक्ष्मण से लेके और गडकरी जी से लेके येदियुरप्पा जी से लेके और निशंक जी तक अगर मैं गिनाऊंगा तो आप फिर चिढ़ जाएंगे। इसलिए अपने गिरेबान में झांकिए और फिर उसके बाद बात करिए। आखंड जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ हो, उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ पाखंड नहीं करना चाहिए। आज आप किसका में कहावत है कि सूप बोले तो बोले, छलनियों बोले, खुदा बहत्तर थे। आप किसका कौन से दल का वो कर रहे हैं, यही नहीं पता लगता आपका। तो आप बता रहे हैं क्या? आप पहले तय कर लीजिए कौन सी पार्टी में और किस पार्टी की तरफ से बात कर रहे हैं, फिर बात करिए। यहाँ पे वो हो रहा है कि हर एक कोई का लाइसेंस मिल गया, कैमरे ने जहां माइक लगाया आदमी कुछ भी बोल देता है। आप भ्रष्टाचार के बारे में हमसे कह रहे, अरे हमने तो खिलाफ एक्शन लिया, आपने क्या करा? आप चाहे फोर्स की कहानी हो और अभी 2G की कहानी हो, और अभी ले लीजिए कोलगेट में आप क्या कर रहे हैं, चारा गेट में क्या कर रहे हैं। अरे आपका तो इतिहास भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा का इतिहास है। कल क्या हुआ? मुझे लगता है रोकना पड़ेगा, वरना हम मोदी और नीतीश से अलग भाग जाएंगे। आपको इस पर हम अलग से बहस रखेंगे सुधांशु जी। हाँ, इस पर अलग से बहस रखेंगे, अलग से बहस, बिल्कुल अलग से। पहले ही कह दिया कि ये आप पढ़ने जब तर्क नहीं रहता है, जवाब नहीं रहता है, तो यही पढ़ने लग जाते हैं आप। और सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आजकल यही कर रहे हैं। चलिए सुधांशु जी, चलते चलते हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इस वक्त नीतीश कुमार से कह रहे हैं तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। अब नीतीश कुमार दवा देंगे अगले 24 घंटे में, या दवा नहीं देंगे और जहर पिलाएंगे, विष पिलाएंगे बीजेपी को? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।